हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कौन कौन से मेजर्स हैं जो एम्प्लॉय किए गए एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए। देखिए, फूड ग्रेन प्रोडक्शन की यदि आप बात करें तो इंडिपेंडेंस के बाद ऑब्वियसली फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है इंडिया में, और ये 3 तरीके से इंक्रीज़ हुआ है। एक तो एरिया अंडर कल्टीवेशन को इंक्रीज़ किया गया है, दूसरा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है, तीसरा हमने क्रॉपिंग पैटर्न को भी चेंज किया है। इन सब चीज़ों के कारण हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है, आउटपुट है, वो कंपैरेटिवली इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन जो मेथड्स अडॉप्ट किए गए उनको 2 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है, एक टेक्निकल मेजर्स, दूसरा इंस्टीट्यूशनल मेजर्स। टेक्निकल मेजर्स की यदि बात करें तो जो भी टेक्निक से रिलेटेड मेजर्स हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। जैसे कि आप इरिगेशन फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, हाई वैरायटी सीड्स की बात कर रहे हैं, नई नई मशीन्स की बात कर रहे हैं, साइंटिफिक मेथड्स को ऑप्ट करने की, बेटर मेन्योर्स को ऑप्ट करने की, तो उनको हम टेक्निकल मेजर्स में काउंट करेंगे। और इंस्टीट्यूशनल मेजर्स की जहाँ तक बात है उसमें क्या इंक्लूड किया जा रहा है, आपका एरिया अंडर कल्टीवेशन क्या इंक्रीज़ हुआ है, लैंड रिफॉर्म्स किए गए हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के मार्केटिंग के लिए जो इम्प्रूवमेंट किए गए हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज़ के लिए जो इम्प्रूवमेंट किए गए हैं, यानी जो भी इंस्टीट्यूशन रिलेटेड रिफॉर्म्स हुए हैं, मेजर्स लिए गए हैं, वो सारे इंस्टीट्यूशनल मेजर्स में आते हैं। पहले हम बात करते हैं इसके अंदर क्या किया गया है। इंक्रीज़ किया गया है एरिया अंडर कल्टीवेशन। तो एरिया अंडर कल्टीवेशन को इंक्रीज़ करने के लिए आपके क्या किया गया, एक तो जो एरिया था, नेट एरिया, उसको इंक्रीज़ किया गया। साथ ही साथ आपने क्या किया, मल्टीपल क्रॉपिंग को ऑप्ट किया, जिसके अंतर्गत आप एक से ज़्यादा फसल को उगाते हैं पूरे साल के दौरान, जिससे आपका प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है। और जो वेस्ट लैंड्स पड़ी थी जहाँ पर किसी तरह का कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, उनको रिड्यूस किया गया, उनको भी कल्टीवेशन के अंतर्गत लाया गया। दूसरा, एक्सपेंशंस ऑफ इरिगेशन, यानी इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश की गई। बहुत सारे मेजर और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स चलाए गए। 1951 में 18% तक आप देख सकते हैं कि लैंड इरिगेट होती थी, लेकिन आज की बात करें यदि आप, तो 47.7% तक आपकी लैंड इरिगेटेड है। और इसके लिए बहुत सारे ट्यूबवेल्स को इंस्टॉल किया गया, ड्राई फार्मिंग को भी इंट्रोड्यूस किया गया उन इलाकों में जहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। और 2015-16 में यदि आप बात करें तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को इरिगेशन फैसिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए ही लॉन्च किया गया। मोर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स, वेरियस स्टेप्स लिए गए जिससे फर्टिलाइज़र्स को की जो कमी है उसको दूर किया जा सके, उनका जुडिशियस एप्लीकेशन हो सके और आपके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जा सके। अब काऊ डंग जो फ्यूल के तौर पर यूज़ किया जा रहा था, उसको इनकरेज किया गया कि वो एक मैन्योर के तौर पर उसको यूज़ किया जाए इंस्टेड ऑफ फ्यूल। और केमिकल जो फर्टिलाइज़र्स थे उनको इंक्रीज़ करने की कोशिश की गई। और इसी तरीके से जो भी आप एवरेज फर्टिलाइज़र्स की बात करते हैं, वो आपके इंडिया में ऑन एन एवरेज फर्टिलाइज़र कंजम्पशन कंपैरेटिवली पहले से बेहतर हुआ है। मोर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन एग्रीकल्चर में। ये रिवोल्यूशन लेकर आया था 1964-65 में। और इसे स्पेशली वीट, बाजरा, राइस, मेज़, जवार और कॉटन के फील्ड्स में इंट्रोड्यूस किया गया। और ये जो सीड्स हैं, ये नेशनल सीड कॉरपोरेशन और स्टेट फार्म कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किए गए ताकि इनके प्रॉपर ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन का ध्यान रखा जा सके और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की गई। प्लांट प्रोटेक्शन की वहाँ पर कोशिश की गई, क्योंकि हम कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, इंसेक्ट्स और पेस्ट आपकी बहुत सारे प्रोडक्शन को ख़राब कर देते हैं। तो इसके तहत सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर्स खोले गए ताकि इस तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। साइंटिफिक कल्टीवेशन, अब फोकस किया गया कि पुराने मेथड्स के साथ साथ को छोड़कर नए मेथड्स को ऑप्ट किया जाए। बेटर सीड्स को, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को, फर्टिलाइज़र्स को यूज़ किया जाए। जो सॉइल आपके एग्रीकल्चर के लायक नहीं है उसको ट्रीट किया जाए। तो इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम इस डायरेक्शन में शुरू में चलाया गया। इसके साथ ही बहुत सारे एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर्स और यूनिवर्सिटीज़ खोले गए जहाँ पर न्यू साइंटिफिक मेथड्स
की बात की जाती है और उनको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है। फिर है मैकेनाइजेशन। यूज़ ऑफ ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स को बढ़ाया गया, मॉडर्न टूल्स को ऑप्ट करने की बेहतरीन कोशिश की गई, उनको पॉपुलराइज़ किया गया। जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ थी उनको इसके लिए सस्ते दामों पर अवेल कराने के स्मॉल फार्मर्स को कोशिश की गई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू। एग्रो इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन भी सेटअप किए गए ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स में, और ऐसा इसलिए किया गया ताकि मैकेनाइजेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। और जो स्मॉल आपके फील्ड्स हैं उनके लिए स्मॉल ट्रैक्टर्स को भी डेवलप किया गया। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड को भी डेवलप करने की कोशिश की गई, वहाँ पर लेवलिंग की गई, वहाँ काउंटर बाउंडिंग की गई। ये बहुत सारे मेजर्स थे जिससे लैंड इम्प्रूव हुआ और प्रोडक्शन को इम्प्रूव होने में मदद मिली। इम्प्रूवमेंट इन एनिमल हस्बेंड्री, खाली हम क्रॉप कल्टीवेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हमने बात की मिक्स फार्मिंग की, जिसमें हमने कैटल ब्रीड को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की। उनकी बीमारियों से लड़ने के लिए वेटरनिटी सेंटर्स खोले गए और बहुत सारे इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए गए कैटल को इम्प्रूव करने के लिए। लैंड रिफॉर्म्स, सरकार ने लैंड रिफॉर्म्स किए ताकि आपके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बढ़ाया जा सके। इसके तहत ज़मींदारी प्रथा का जो था वो अंत किया गया और ज़मींदार से लेकर जो एक्चुअल राइट्स थे वो एक्चुअल कल्टीवेटर को दिए गए ऑनरशिप राइट्स काफ़ी हद तक। इसी के साथ लीनेंसी सिस्टम्स, वहाँ पर भी बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए। जो लैंड होल्डिंग्स थी उनकी सीलिंग्स फिक्स की गई, लैंड्स को कंसोलिडेट करने की कोशिश की गई, कोऑपरेटिव फार्मिंग को इंट्रोड्यूस किया गया और आचार्य विनोबा भावे ने भूम दान मूवमेंट शुरू किया कंट्री में, जिससे लैंडलेस फार्मर्स की सिचुएशन को इम्प्रूव किया जा सके। उन अमीर किसानों से लैंड लेकर जो अपनी लैंड को इच्छानुसार दान करने के लिए तैयार थे। इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को प्रमोट करने की ज़रूरत है प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। इस पर ध्यान देते हुए सरकार ने बहुत सारे रेगुलेटरी मार्केट्स को इस्टेब्लिश किया, जहाँ पर फार्मर्स को मिडलमैन के द्वारा एक्सप्लॉइटेशन फेस नहीं करना पड़ता था। मेट्रिक सिस्टम ऑफ वेट्स जहाँ लागू थे। इसी के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को फोकस किया गया, जो एक साथ मिलकर अपने मेंबर्स के जो प्रोड्यूस है उसको एक रीज़नेबल प्राइस पर बेचते हैं। मेंबर्स के लिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराते हैं और प्राइस सपोर्ट गवर्नमेंट ने फ़िक्स किया। बहुत सारे क्रॉप्स के लिए मिनिमम प्राइसेस फ़िक्स किए गए, उससे नीचे वो क्रॉप नहीं बेची जा सकती। क्रेडिट फैसिलिटीज़, अब क्रेडिट फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए सरकार ने जगह जगह आपके बैंकिंग सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत बनाया, ज़्यादा ब्रांचेस खोली हैं ताकि रीज़नेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्रेडिट मिल सके। और इसी के अलावा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ को भी प्रमोट किया गया है और रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनको भी जगह जगह खोला जा रहा है। नाबार्ड जो एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है फाइनेंशियल एग्रीकल्चर के फील्ड में, उसको इस्टेब्लिश किया गया ताकि क्रेडिट का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम, नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम, इस स्कीम को 1999 में लॉन्च किया गया ताकि जो फार्मर्स का रिस्क है उसको कवर किया जा सके। फार्मर्स का रिस्क इस तरीके से कि किसी तरह के भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उससे उनकी फसल को नुकसान पहुंचता है, तो इसमें उनको एक तरह का इंश्योरेंस दिया गया। पुअर फार्मर्स को एक सब्सिडी भी दी गई 50% तक जो उनसे प्रीमियम चार्ज किया जाता था उसके ऊपर। और एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इसके अलावा रेनफॉल इंश्योरेंस स्कीम यानी वर्षा बीमा भी आपके लॉन्च किया, जो कि 150 डिस्ट्रिक्ट्स में आपके इंट्रोड्यूस किया गया ताकि ज़्यादा या कम रेनफॉल के कारण प्रोडक्शन को जो नुकसान होता है उसको कवर किया जा सके। इसके अलावा बहुत सारी अब प्राइवेट कंपनियां भी हैं जो एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही हैं। 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भी लाया गया ताकि क्रॉप इंश्योरेंस की कवरेज को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। स्ट्रेंथनिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर,
रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की कोशिश की गई। इस डायरेक्शन में भारत निर्माण प्रोग्राम चलाया गया। भारत निर्माण प्रोग्राम में जो रोड्स थे, इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन है, कम्युनिकेशन, वाटर सप्लाई, इन सब फैसिलिटीज़ को बेटर करने की कोशिश की गई ताकि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मजबूत हो सके। और डिफरेंट स्कीम्स चलाई गई, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, जिसको फर्दर आपके दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में कन्वर्ट कर दिया गया। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फ़ंड भी इस्टेब्लिश किया गया, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कदम है एग्रीकल्चरल सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए। एग्रीकल्चरल रिसर्च पर फोकस किया गया। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च कंडक्ट करती है एग्रीकल्चरल फील्ड में। इसके अलावा बहुत सारे नेशनल और स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूशंस और एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रिसर्च कंडक्ट करते हैं, और ये रिसर्च आपकी हेल्प करती है बेटर वैरायटी ऑफ सीड्स और पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर को अवेल कराने में। सॉइल टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के थ्रू अवेलेबल कराई गई है। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ में भी ये फैसिलिटी है, और नेशनल और स्टेट लेवल लेबोरेटरीज़ भी इसके लिए खोली गई हैं, जहाँ पर आप अपनी सॉइल की हेल्थ को चेक करा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग फसल उगा सकते हैं। इसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड भी हर एक फार्मर को इशू किया जाता है। बायोटेक क्रॉप्स जो कि बेटर प्रोडक्टिविटी देती हैं, जहां कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है, कम फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, उनको प्रमोट करने की कोशिश की गई। बीटी कॉटन इसी डायरेक्शन में एक आपका कदम था। यूज़ ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स को प्रमोट किया गया है, जो सॉइल हेल्थ को बढ़ाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। ये कंपैरेटिवली चीप भी पड़ते हैं, स्पेशली यदि आप बात करते हैं कि नाइट्रोजन को यूज़ करें या बाकी फर्टिलाइजर्स जैसे यूरिया को यूज़ करें, तो वो उनसे काफ़ी चीप पड़ते हैं। फिर किसान कॉल सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया गया ताकि फार्मर्स को एडवाइस दी जा सके, एक्सपर्ट और एग्रीकल्चरल जो भी इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व किया जा सके। इसके तहत आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाया गया है जो डायल किया जा सकता है, और जहां पर 6 बजे से सुबह के और रात के 10 बजे तक 7 दिन वीक में आपको ये सुविधा प्रोवाइड की जाती है। यदि आप BSNL, MTNL लैंडलाइन नंबर्स से कॉल करते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। फिर है फार्मर्स को एजुकेट करने की कोशिश की गई, टीवी के थ्रू भी और रेडियो के थ्रू भी। टीवी पर यदि बात करें तो कृषि दर्शन टीवी चैनल आया, इंट्रोड्यूस किया गया। इसी के साथ यदि आप बात करते हैं रेडियो की, तो कृषि वाणी रेडियो चैनल को इंट्रोड्यूस किया गया, जिस पर किसानों को एजुकेट करने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी 2006 में इस अथॉरिटी की स्थापना की गई ताकि वो रेनफेड एरियाज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनको इवैल्यूएट कर सके और एडवाइस दे सके, जिनके बेसिस पर पॉलिसी फर्दर फ्रेम हो सके। यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर प्रमोटिंग एग्रीकल्चर। अब इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर फोकस करने की कोशिश की गई ताकि जो इंफॉर्मेशन है मार्केट प्राइजेस से रिलेटेड, वेदर कंडीशन से रिलेटेड, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, डिफरेंट स्कीम से रिलेटेड गवर्नमेंट के, वो किसानों को सीधा आराम से मिल सके। इसके तहत SMS पोर्टल भी स्टार्ट किया गया है आपके, और किसान कॉल सेंटर्स भी हैं जहां पर किसान रजिस्टर करके कांटेक्ट करके इस सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। डिफरेंट स्कीम्स सरकार ने इंट्रोड्यूस की हैं एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए, लेकिन ये कितनी कारगर साबित हुई। पहली चीज़, ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। हम कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद से हमारे यहाँ पर जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन 1950s 51 से आप 2016-17 की यदि ग्रोथ रेट की बात करें तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की ग्रोथ रेट 2.7% रही है ऑन एन एवरेज, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स रह गए हैं इन प्रोग्राम्स में। फिर है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। हमने कोशिश की गई हम अच्छी फर्टिलाइज़र्स, अच्छे सीड्स प्रोवाइड कर सके, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन उस हिसाब से इंक्रीज़ नहीं हुआ जिस हिसाब से कोशिशें की गई। और
ये मे बी इसलिए हुआ कि इरिगेशन की प्रॉब्लम रही, रेनफॉल पर और क्लाइमेटिक कंडीशंस पर एग्रीकल्चर डिपेंड करता है काफ़ी हद तक। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल एरियाज़ को एक्सपेंड करने की कोशिश की गई, काफ़ी हद तक एक्सपेंड भी किया गया है, लेकिन रेट ऑफ एक्सपेंशन काफ़ी लो देखने को मिली। डिफरेंट ग्रोथ रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी, अब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्रॉप्स की, लेकिन ये जनरली वीट तक और राइस तक ही लिमिटेड रह गए एज़ कम्पेयर टू ऑयल सीड पल्सेस की यदि आप बात करें या कोर्स सीरियल्स की आप बात करें। अनस्टेबल ग्रोथ रेट, अब हर एक प्लानिंग टाइम पीरियड में, हर एक डिफरेंट ईयर में आपको जो ग्रोथ रेट देखने को मिलती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की, वो काफ़ी फ्लक्चुएट कर रही है, और उसमें काफ़ी ईयर्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको नेगेटिव ग्रोथ रेट भी देखने को मिलती है, जिससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के बैकवर्डनेस का पता चलता है। और अभी भी 52% इंडियन एग्रीकल्चर का जो हिस्सा है वो ऐसा है जो रेन फेड है, और जहाँ पर लो रेनफॉल या रोड्स के कारण प्रॉब्लम देखने को मिलती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में। रीजनल डिफरेंसेस इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, रीजनल डिफरेंसेस बहुत देखने को मिलते हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में। जहाँ हरियाणा, पंजाब, यूपी की बात करते हैं, वहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा अच्छा है। वहीं दूसरे हाथ पर राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरला की बात करें तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वहाँ जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी कम पाई जाती है। लैक ऑफ सोशल जस्टिस, अब ये जितने भी स्टेप्स लिए गए उन सब का फ़ायदा जनरली जिन नीडी लोग थे, जो पुअर आपके किसान थे, उन तक नहीं पहुंचा, बल्कि जो बड़े और अमीर किसान थे उन्हीं तक लिमिटेड रह गया। और इसके कारण आपके एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो प्रोडक्शन की ग्रोथ रेट है वो कंपैरेटिवली लो रही, और एग्रीकल्चरल सेक्टर अपने आप में कैपेबल नहीं हो पाया कि वो ज़्यादा अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को अवेलेबल करा सके या नेशनल इनकम में ज़्यादा अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सके। तो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो डेवलपमेंट है इंडियन एग्रीकल्चर की, उसको हम सेटिस्फैक्ट्री नहीं कह सकते।